हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि इतना केजी पर मीटर स्क्वायर घनत्व वाला और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन। तो यहाँ पे देखें, आयतन बराबर क्या होता है। आयतन बराबर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बट्टा घनत्व, ठीक है। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा घनत्व, तो ये हो जाएगा 1.08, ठीक है। द्रव्यमान बट्टा में घनत्व कितना होगा, 5000, ठीक है। घनत्व कितना होगा, 5000। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट जो है, कार्य इनपुट खाली स्थान होता है। 112 का देखिए तो फर्स्ट हो जाएगा, यानी से हमेशा कम होता है। तो कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का जो आउटपुट होता है, ये मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। घर्षण बल का मान जो सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सतहों के बीच क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कम है। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे है कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी भी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी कि विशिष्ट ऊष्मा 386, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 350, 386 और 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्यू बराबर कितना होगा, 386 गुने 50 गुने 10 के पावर माइनस का 3, ठीक है, 10 के पावर माइनस का 3, और इंटू में ये हो जाएगा 60 माइनस का 20, ठीक है। यानी क्यू बराबर 386 गुने 50 गुने 10 के पावर माइनस 3 इंटू 40, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 772, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि 5 जो है एक समान प्रतिरोध वाले तार 1 ओम दिए गए आकृति के अनुसार जोड़े हुए हैं। यदि दोनों बिंदु द्वारा रेखा पर दो समान तार को जोड़ दिया जाता है तो ए और बी के बीच का प्रतिरोध में अंतर। तो देखिए यहाँ पे जो है ए और बी के प्रतिरोध में अंतर, तो 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध 5 गुने 1 कितना होगा, 5 ओम, ठीक है। नया जो है सर्किट जो व्हाइट स्टोन ब्रिज का पालन करता है, तो यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल प्रतिरोध की यदि बात करें तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपको, कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पे देखिए कुल प्रतिरोध यहाँ पे होगा 3 ओम, 3 ओम, तो इसलिए बदला प्रतिरोध क्या होगा, 5 ओम माइनस 3 ओम यानी 2 ओम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 ओम। नेक्स्ट, फिर कहता है कि जब ध्वनि की हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा, ये ऑप्शन आवृत्ति। तो जब कोई ध्वनि का या प्रकाश तरंग अपवर्तन से गुजरती हैं तो उसकी आवृत्ति जो है स्थिर रहती है, क्योंकि उसके चरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चूँकि वायु जल की सतह पर वायु के कंपन अणु अपने कंपन को समान आवृत्ति पर जो है पानी के अणुओं में स्थानांतरित करते हैं, तो जल में जो है ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है समान रहेगी, किंतु तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा।
नेक्स्ट है कि एक चिकना जो आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दी गई आकृति में एक पिंड विरामावस्था प्रारंभ कर उन्नत पृष्ठ जो है कि उन्नत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो कहता है अधस्तल तक पिंड पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, u बराबर प्रारंभिक चाल u बराबर 0, ठीक है, u बराबर 0 और s बराबर होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर क्या होगा, t बराबर हो जाएगा 2t बटा में g साइन थीटा रूट अंडर, ठीक। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, t बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2h बटा में g साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन थीटा कॉमन, ये हो जाएगा रूट अंडर 2h बाई थीटा, 2h बाई थीटा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन देखिए, ठीक है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है यदि F न्यूटन का बल लगाकर 25 kg द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो F का मान क्या होगा, 117 का तीसरा ऑप्शन। तो देखिए कार्य बल का विस्थापन यानी W बराबर कितना है, 480 जूल, ठीक है, और S बराबर है आपको 15 मीटर, तो W बराबर 480 बराबर क्या होगा, F गुने 15, ठीक है। तो कार्य बराबर, ठीक है, बल गुने विस्थापन, तो यहाँ पर F का मान निकल जाएगा 480 बटा में 15 यानी 32 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है, 118 का दूसरा, आवृत्ति में जो है मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। 119 फिर है कि एक 40 ग्राम जो द्रव्यमान की गोली 3 kg एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का जो प्रशिक्षित वेग कितना है, 119 का देखिए दूसरा ऑप्शन क्या होगा, -2.0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको -u बराबर -mv/m, ठीक, यानी -40 गुने 10 के पावर -3 गुने 150 बटा में 3 में, यानी निकल जाएगा आपको कितना, -2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती हैं, तीसरा ऑप्शन संगीत, संगीत की आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च जो गुणवत्ता की होती है। शोर की आवाज़ में ध्वनि की तीव्रता जो है कम होते हुए भी सुखद नहीं लगता है। बच्चे या लड़कियों की आवाज़ उच्च पिच वाली होती है। वयस्क मानव या लड़कों की आवाज़ जो है निम्न पिच वाली होती है। फिर है कि लकड़ी का एक गुटखा पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। लकड़ी का घनत्व में क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो 30% भाग पानी के ऊपर है तो 70% भाग नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन निकाल लीजिए। तो वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, अब कुल आयतन जो है 1 है, ठीक है, कुल आयतन 1 है, तो यहाँ पे होगा 0.71 बराबर लकड़ी का घनत्व, ठीक है, लकड़ी का घनत्व बटा में जल का घनत्व यानी 10 के पावर 3, तो ये आ जाएगा 0.7 गुने 10 के पावर 3। नेक्स्ट यानी 700 kg। 122 नंबर देखिए, 122 है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो 122 का तीसरा ऑप्शन, सभी पारदर्शी माध्यमों के रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस द्रव गैस से गुजरती हैं तो इसकी जो प्रकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त जो है स्थिर अंतर
पर बहुत कम तीव्रता की किरणें उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन को चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चौथा ऑप्शन। तो देखिए, ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। और अवश्रव्य, देखिए अवश्रव्य ध्वनि तरंगे आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे है। नेक्स्ट, खाली स्थान एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण। दूसरा ऑप्शन, वैद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता ही सीधे संभव नहीं है, वो यह अन्य परमाणविक व आणविक गुणों से गणना करके निकाली जाती है। 125 कहता, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है। दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किसके कारण होता है? 125 का फर्स्ट, वाष्पन के कारण। तो जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेलियों पर ठंडक महसूस होती है, ऐसा वाष्पन के कारण होती है। ठीक है, जल के लिए वाष्पन के गुण ऊष्मा का मान कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट, फिर कि कार्बन के ऑक्सीजन में जलने की अभिक्रिया को समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपको C+O2, ये CO2 प्लस ऊष्मा प्रकाश 9.0 ग्राम ठोस कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में जलाया जाता है तो बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान होगा 126 का। देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपको देखिए एक मोल यानी कुल 3 मोल होगा। तो C बराबर कितना होगा? 9 ग्राम यानी 9/12 यानी 3/4 और मोल है 0.75 मोल। O2 जो है 16 ग्राम तो 16/32 करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। कितना होगा? 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा 0.5 गुने 442 यानी कितना होगा? 22 ग्राम। तो 22 ग्राम यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? 127 का तीसरा, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में योगात्मक अभिक्रिया प्रयोग की जाती है। विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। नेक्स्ट, फिर 128 है कि मसालों और खाद्य रक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो 128 का चौथा हो जाएगा। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। जिस यौगिक या पदार्थ के निर्माण में सोडियम या क्लोरीन का उपयोग होगा वहाँ हम साधारण नमक का उपयोग कर सकते हैं। जिससे ब्लीचिंग पाउडर होता है CaCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3 और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का होता है NaOH। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से एक गैस बनती है। जब A को यौगिक B के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो दूसरा यौगिक C बनता है, जिसका उपयोग अनेक रासायनिक उद्योगों A, B और C में ऑक्सीकारक के रूप में क्रमशः होता है। तो 129 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? Cl2COH के होल ट्वाइस CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130। कहता निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन B और D।
बी और डी, यानी परमाणु संख्या 12 वाला एक तत्व और परमाणु क्रमांक 19 वाला एक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 19। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि एक तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, दूसरे तत्व Y जिसका परमाणु क्रमांक 17 के साथ अभिक्रिया करता है और एक यौगिक Z बनाता है। इस यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो दूसरा ऑप्शन देखिए, X और Y इलेक्ट्रॉनों के विभाजन के कारण जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 20 है, तो x के पावर +2 यानी Ca+2, परमाणु संख्या 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x 1/2 कैल्शियम के कारण यह लौह को विशिष्ट रंग प्राप्त करता है। नेक्स्ट 132 है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। तो 132 का तीसरा इथाइल मर्केप्टन, तो रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है इथाइल मर्केप्टन का हवा में प्रयोग जो है प्रसार करके। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इथाइल मर्केप्टन सल्फर के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उस ताप का प्रतिरोध कर सकता है जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? 133 का दूसरा ऑप्शन क्रोमियम। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। कहता है X वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक में स्रावित होता है तो यह जो है अपाचन जैसी अवस्था समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। जो X और Y क्या है? 134 का हो जाएगा फर्स्ट। X और Y क्या है? तो X जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा Y क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 135 का दूसरा, तो देखिए प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनने की क्रिया को क्रिस्टलन का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलन के लिए जो है विलयन या गलित का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जो है बहुत कम सीधे गैस से ही क्रिस्टल जमा लिए जाते हैं। क्रिस्टलन एक जो है रासायनिक ठोस द्रव जो विलयीकरण तकनीक है जिसमें विलेय द्रव विलयन से स्थानांतरित होकर शुद्ध ठोस रूप, ठीक है, शुद्ध ठोस रूप जो है चला जाता है। और रासायनिक इंजीनियरों में जो क्रिस्टलन के लिए क्रिस्टलीकारी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? फर्स्ट, छींक आने पर अपनी नाकों और मुंहों पर को अच्छी तरह ढक लें। ठीक है, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोई व्यक्ति जो है टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी जो है बरत सकता है। फिर तुरंत जो है टिश्यू को एक बंद डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। फिर है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तीसरा ऑप्शन समरूप अंग। तो अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं ये समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, समजात अंग जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, ठीक है, अग्रपाद आदि वे अंग जो समान कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए वे अंग जो समान कार्य करते हैं, ठीक है, और देखने में भी समान है और देखने में भी क्या है?
समान देखने में भी समान है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न है। लेकिन उत्पत्ति और संरचना क्या है? तो उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, ये समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख, ठीक है, जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख। नेक्स्ट, फिर है कि कौन सा कथन सत्य है? दूसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। तो ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, फिर है कि उस हार्मोन का चयन कीजिए जो शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो है चयापचय को नियंत्रित करता है, ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। तीसरा, थायरोक्सिन वह हार्मोन है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है चयापचय को नियंत्रित करता है। देखिए थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के आंतरिक लोब द्वारा स्रावित होता है। मानव में प्रजनन में मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली को किस जो है भाग में निषेचन होता है? तीसरा, फिलोपियन ट्यूब। तो गर्भाशय, देखिए गर्भावस्था की जो है शुरुआत निषेचन से होती है, जब एक महिला का अंडा पुरुष के शुक्राणु से जुड़ता है। निषेचन आमतौर पर जो है एक फिलोपियन ट्यूब में होता है, जो एक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। यदि निषेचित अंडा सफलतापूर्वक फिलोपियन ट्यूब से नीचे चला जाता है और गर्भाशय में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है, तो एक भ्रूण जो है बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, 141 है कि जिस फूल में पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूलों का जोड़ा उभयलिंगी है? तो दूसरा, हिबिस्कस और सरसों। तो देखिए उभयलिंगी या पूर्ण फूलों में नर यानी एंड्रोएशियम और मादा यानी गाइनोशियम दोनों प्रजनन संरचनाएं होती हैं, जिसमें पुंकेसर और अंडाशय जो है शामिल होते हैं। इसमें जो है हिबिस्कस, सूरजमुखी, गुलाब, आम, ट्यूलिप, लिली और सरसों शामिल है। इस देखिए हिबिस्कस एक जो है फूल का उदाहरण है, इसमें पुंकेसर और कार्पेल दोनों होते हैं। मानव के लिए उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तीसरा ऑप्शन, तो धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि शिराएं हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। तो देखिए धमनियां जो है रक्त वाहिनिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, रक्त को हृदय से दूर। फुसफुस धमनी में रक्त के अपवाद के साथ जो है यह रक्त सामान्य रूप से ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, नसें ट्यूब जैसी पारभासी संरचना होती है जो पुनः जो ऑक्सीजन के लिए ऊतकों से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाकर कार्य करती हैं। नेक्स्ट, फिर है कि समयुग्मजी लंबे पौधे का बौने पौधे के संस्करण कराने पर पौधे का उत्पादन जो किसी अनुपात में होगा, किस अनुपात में होगा? दूसरा ऑप्शन, तो एक समयुग्मजी लंबा, एक समयुग्मजी बौना और 2 विषमयुग्मी लंबा। तो देखिए विषमयुग्मजी लंबे पौधे के स्वयं बनने में से F2 पीढ़ी उत्पन्न होती है, जिसका जीनोटाइपिक अनुपात 1, ठीक है, 1 होता है और 1 TT होता है समयुग्मक लंबा, और 2 कैपिटल T स्मॉल t जो विषमयुग्मी लंबा होता है, फिर 1 स्मॉल t ये समयुग्मी बौना होता है। नेक्स्ट, कहता है कि पेशी रेशे 3 प्रकार के होते हैं, रेखित और संरेखित और हृदय पेशियाँ। अरेखित पेशियों के लिए सही कथन का चयन करें। तो दूसरा ऑप्शन यानी
धुरी के आकार का जो है अशाखित और स्थिर, एक केंद्रीय और अनैच्छिक। दूसरा ऑप्शन, तो देखिए एक अनैच्छिक गैर जो है धारीदार जो है मांसपेशी, एक चिकनी पेशी है, वे धुरी के आकार के होते हैं जिनमें जिनमें एक केंद्रीय स्थिति के साथ एकल नाभिक होता है और धमनियां अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट, फिर है कि मेंडुला ऑब्लिगेंटा जो है पश्च मस्तिष्क का एक भाग है और अनुमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह कई जो है केंद्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। इससे शरीर की कौन सी क्रिया नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। तो देखिए मेंडुला ऑब्लिगेंटा रीढ़ की हड्डियों के साथ निरंतर जो ब्रेन स्टेम का निचला आधा भाग होता है, इसका ऊपरी भाग जो है पुंस के साथ निरंतर जुड़ा होता है। मेडुला में हृदय गति, श्वास और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले जो है हृदय श्वसन, ठीक है, उल्टी और वाहिका प्रेरक केंद्र होते हैं। नेक्स्ट 146 देखिए, कहता है कि पौधे अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल मूलरोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये बालों की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं जब तीसरा ऑप्शन देखिए, जब सेल सैंप में नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 147 कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह में आप एक पौधे को रखेंगे जो बीजाणु और भ्रूण पैदा करता है लेकिन बीज और संवहनी ऊतक की कमी? तो दूसरा ऑप्शन ब्रायोफाइटस। तो देखिए ब्रायोफाइटस छोटे गैर संवहनी पौधे हैं जैसे काई, लिवर वोर्ट्स और हॉर्नवोर्ट्स। ब्रायोफाइटा भी आवास की गुणवत्ता के बहुत अच्छे संकेतक हैं क्योंकि इस समुद्र में कई पौधे की प्रजातियां वातावरण में नमी के स्तर के प्रति संवेदनशील हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटस के बीज या फूल नहीं होते, इसके बजाय वे जो है बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। 148 देखिए, कहता है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग द्वारा निकाले जाते हैं। उत्सर्जी अंग का कौन सा भाग रक्त से यूरिया या यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालने में मदद करता है? तीसरा गुर्दा। तो देखिए गुर्दे से नेफ्रॉन नामक छोटी फिल्टरिंग इकाइयों के माध्यम से रक्त से यूरिया का निष्कर्षण होता है और नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट है कि वायु के संबंध में नीचे दिया गया कथन जो है सही नहीं है। 149 का फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए मृदा में वायु उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, 149 है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें धातु जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है 150 है कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 150 का फर्स्ट, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। तो ऊतक जो है किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।